नमस्कार। सुबी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। अपना टॉपिक चल रहा था प्रोटीन, जिसका आज पार्ट नंबर 2 लेकर के आया हूं, प्रोटीनों का वर्गीकरण। आज हम प्रोटीनों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि फर्स्ट जो पार्ट 1 का वीडियो पढ़ा था बहुत ही शानदार मजेदार लगा होगा आपको। तो आज हम प्रोटीन के वर्गीकरण की जब बात करते हैं तो प्रोटीनों को मुख्य रूप से 3 भागों में या 3 वर्गों में बांटा गया है। वो कौन से 3 भाग हैं और 3 वर्ग हैं? एक तो त्रिविमीय आकृति के आधार पर, दूसरा रासायनिक संयोजन के आधार पर और तीसरा जो बांटा गया विशिष्ट कार्य या भूमिका के आधार पर। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि प्रोटीनों का वर्गीकरण। तो सबसे पहला नंबर 1 पर क्या है? त्रिविम आकृति के आधार पर बांटा गया है। किसके आधार पर? त्रिविम आकृति के आधार पर। सबसे पहला है त्रिविम आकृति के आधार पर सबसे पहला जो बंटवारा किया गया है त्रिविम आकृति के आधार पर बांटा गया है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि प्रोटीनों का वर्गीकरण जो किया गया है मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला पार्ट मैं बता रहा हूं कि अगर मैं यहां लिख दूं कि 3 भागों में बांटा गया प्रोटीनों का वर्गीकरण, इसी हेडिंग के आगे लिख देता हूं, मुख्य रूप से कितने भागों में? 3 भागों में किया गया है। 3 भागों में किया गया है। 3 भागों में बांटा गया है। लेकिन अब यहां पर हम बात करने वाले हैं तो पहला जो है वो क्या है? त्रिविम आकृति के आधार पर। त्रिविम आकृति के आधार पर अगर हम बात करें तो इस भाग के आधार पर क्या किया गया है कि 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में विभक्त किया गया है। 2 भागों में विभक्त किया गया है या बांटा गया है दोस्तों। अब वो 2 भाग कौन कौन से हैं? तो ध्यान देने की बात है, त्रिविम आकृति के आधार पर 2 भाग कौन कौन से? एक तो आपका आ जाएगा फाइबर प्रोटीन और दूसरी आ जाएगी ग्लोब्यूलर प्रोटीन। फाइबर प्रोटीन और ग्लोब्यूलर प्रोटीन मींस कहने का तात्पर्य है रेशेदार प्रोटीन और गोलाकार प्रोटीन के रूप में बांटा गया है। तो सबसे पहला है क्या? रेशेदार प्रोटीन। रेशेदार प्रोटीन। रेशेदार प्रोटीन। अब रेशेदार प्रोटीन कौन कौन सी हैं? फाइबर प्रोटीन के अंतर्गत किनको रखा गया है हम उनकी सबसे पहले बात करेंगे। उसके बाद हम किसकी? ग्लोब्यूलर प्रोटीन की बात करेंगे, यानी गोलाकार प्रोटीन की बात करेंगे। तो रेशेदार प्रोटीन में अल्फा बीटा केराटिन्स को रखा गया है, कोलेजन्स को रखा गया है, एक्टिन को रखा गया है, इलास्टिन को रखा गया है और मायोसिन को रखा गया जिससे मांसपेशियां बनी हैं, और फाइब्रिनोजन अगर रक्त का थक्का बनने में जो सहायता करती है उन प्रोटीन्स को क्या किया गया है? सम्मिलित किया गया है। तो रेशेदार यानी फाइबर प्रोटीन के अंतर्गत दोस्तों किसको? अल्फा कॉमा बीटा केराटिन्स को किसको रखा गया है? केराटिन्स को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। अल्फा केराटिन्स और बीटा केराटिन्स को रेशेदार प्रोटीन में सम्मिलित किया गया है। कोलेजन को और एक्टिन को सम्मिलित किया गया है। किसको? कोलेजन प्रोटीन है और एक्टिन, उसके अलावा एक्टिन के अलावा किसको? मायोसिन को। किसको? मायोसिन को सम्मिलित किया गया है। और इसके अतिरिक्त किसको? फाइब्रिनोजन को। किसको? फाइब्रिनोजन प्रोटीन। इनको क्या किया गया है? रेशेदार प्रोटीन में दोस्तों सम्मिलित किया गया है। ठीक है, मैंने बताया जैसे पूर्व के वीडियो में मायोसिन मांसपेशियों के निर्माण में सहायक होती है, फाइब्रिनोजन रक्त के स्कंदन में सहायक होती है
और उसके अलावा दूसरे नंबर पर जब हम आते हैं तो दूसरे नंबर पर आपकी कौन सी आएगी, गोलाकार। कौन सी आएगी भाई, गोलाकार प्रोटीन। कौन सी भाई, गोलाकार प्रोटीन, जिसे क्या कहा जाता है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन दोस्तों कहा जाता है। इसके अंतर्गत जैसा नाम है ग्लोब्यूलर प्रोटीन, तो ग्लोबिन, मायोग्लोबिन, हिस्टोन, ग्लूटेरिन्स और प्रोलेमिन्स, इनको सम्मिलित किया गया है। तो ग्लोबिन और मायोग्लोबिन, कौन सी आपकी ग्लोबिन, ग्लोबिन कॉमा मायोग्लोबिन, 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 ग्लोबिन, मायोग्लोबिन, हिस्टोन और ग्लूटेलिन्स, हिस्टोन, हिस्टोन और कौन सी बताई, ग्लूटेलिन्स, लिन्स, और इसके अतिरिक्त आपकी प्रोलेमिन्स। कौन सी, प्रोलेमिन्स, लेमिन्स को क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है। किसमें, ग्लोब्यूलर प्रोटीन के अंतर्गत या गोलाकार प्रोटीन के अंतर्गत रखा गया है। दूसरा अगर हम बात करें प्रोटीनों के वर्गीकरण में, तो दूसरा जो आपका नंबर आएगा वो किसके आधार पर, रासायनिक संयोजकता के आधार पर रखा गया है। और रासायनिक संयोजक के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो सबसे पहले रासायनिक संयोजन, रासायनिक संयोजन के आधार पर। अब रासायनिक संयोजन के आधार पर अगर हम बात करें तो रासायनिक संयोजन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया दोस्तों। कितने भागों में बांटा गया दोस्तों, 3 भागों में बांटा गया है। तो यहां मैं लिख देता हूं कि मीन्स 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया दोस्तों, 3 भागों में बांटा गया रासायनिक संयोजन के आधार पर। और वो 3 भाग कौन कौन से हैं, सबसे पहले सिंपल प्रोटीन यानी सरल प्रोटीन, दूसरा क्या आ जाएगी, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन यानी संयुग्मित प्रोटीन, और अगली आपकी व्युत्पन्न प्रोटीन रखी गई है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कौन सी आपकी सरल प्रोटीन। कौन सी भाई, सरल प्रोटीन को रासायनिक संयोजकता के आधार पर रखा गया है। तो सरल प्रोटीन्स के अंतर्गत दोस्तों कौन कौन सी प्रोटीन ली गई है, किनको सम्मिलित किया गया है, तो बड़ा सिंपल है, जितनी रेशेदार आपकी प्रोटीन है, जितनी भी रेशेदार प्रोटीन है उन सबको सरल प्रोटीन्स के अंतर्गत रखा गया है। और उसके अलावा जितनी भी आपकी गोलाकार हैं उनमें से कुछ प्रोटीन सम्मिलित किए गए हैं। और रेशेदार में सारी की सारी प्रोटीन आपकी सरल प्रोटीन के अंतर्गत आती है। तो यहां सीधा मैं लिखूंगा सभी रेशेदार प्रोटीन, सभी रेशेदार प्रोटीन तथा कुछ कौन सी भाई, गोलाकार प्रोटीन। कुछ आपकी क्या की गई है, गोलाकार प्रोटीन रखी गई है या सम्मिलित की गई है। तो सरल प्रोटीन में सभी रेशेदार प्रोटीनों को स्थान दिया गया है। उसके अलावा कुछ क्या किया गया है, गोलाकार प्रोटीनों को क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है। जबकि अगर संयुग्मित प्रोटीन की बात करें या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन की बात करें तो मींस यहां पर न्यूक्लियो प्रोटीन को सम्मिलित किया गया है, ग्लाइकोप्रोटीन को सम्मिलित किया गया है, लाइपोप्रोटीन को सम्मिलित किया गया है और हीमोप्रोटीन को सम्मिलित किया गया और फास्फोप्रोटीन को सम्मिलित किया गया है। तो सेकंड नंबर में आपकी कौन सी आएगी, संयुग्मित। कौन सी आएगी भाई, संयुग्मित प्रोटीन। कौन सी आएगी, संयुग्मित प्रोटीन। और संयुग्मित प्रोटीन के अंतर्गत किसको रखा गया है, तो न्यूक्लियो प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन। कौन कौन सी, सबसे पहले न्यूक्लियो प्रोटीन। कौन सी रखी गई है दोस्तों, न्यूक्लियो प्रोटीन। उसके अलावा ग्लाइकोप्रोटीन,
प्रोटीन को रखा गया है। और उसके अतिरिक्त लाइपोप्रोटीन को, किसको? लाइपोप्रोटीन को। लाइपोप्रोटीन के अलावा फॉस्फोप्रोटीन को, किसको सम्मिलित किया गया है? फॉस्फोप्रोटीन को सम्मिलित किया गया है। और इसके अतिरिक्त हीमोप्रोटीन को सम्मिलित किया गया है। किसको? हीमोप्रोटीन आदि इनको सम्मिलित किया गया है किसमें? संयुग्मित प्रोटीन के अंतर्गत। और तीसरा अपना है व्युत्पन्न प्रोटीन। कौन सा है? थर्ड नंबर आपका है कौन सा? व्युत्पन्न प्रोटीन। व्युत्पन्न प्रोटीन। अब व्युत्पन्न प्रोटीन में कौन कौन सी प्रोटीन है? तो प्रोटियोजेस, पेप्टोन्स तथा पॉलीपेप्टाइड। कौन कौन सी? प्रोटियोजेस कॉमा प्रोटियोजेस के अलावा आपकी किसको सम्मिलित किया गया भाई? मीन्स आपकी पॉलीपेप्टाइड और पेप्टेन्स को। किसको? पॉलीपेप्टाइड। उसके अलावा पेप्टोन्स को क्या किया गया है? सम्मिलित किया गया है। इस तरह से पहला भाग जो था त्रिविम आकृति के आधार पर मैंने बताया। कुल मिला के प्रोटीनों का वर्गीकरण दोस्तों 3 भागों में किया गया, 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला भाग आपका त्रिविम आकृति है, दूसरा रासायनिक संयोजकता के आधार पर है, और उसके अलावा अतिरिक्त उसके क्या आ जाएगा आपका? विशिष्ट कार्य भूमिका के आधार पर, जिसमें अभी तक हम अगर बात करें तो हमने कहां तक की बात की? सबसे पहले त्रिविम आकृति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया, रेशेदार प्रोटीन के रूप में बांटा गया। रेशेदार प्रोटीन में मैंने बताया अल्फा, बीटा, केराटिन्स, कोलेजन्स, एक्टिन्स, इलास्टिन, मायोसिन और फाइब्रिनोजन। गोलाकार प्रोटीन्स जो आपकी ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, ग्लोबिन या मायोग्लोबिन, हिस्टोन, ग्लूटेलिन्स, प्रोलेमिन्स आदि को सम्मिलित किया गया। दूसरा जो मैंने बताया रासायनिक संयोजकता के आधार पर या संयोजन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया, जिसमें सरल प्रोटीन्स, संयुक्त प्रोटीन्स और व्युत्पन्न प्रोटीन्स। सरल प्रोटीन्स यानी सिंपल प्रोटीन्स की बात करें तो सभी रेशेदार प्रोटीन्स और कुछ गोलाकार प्रोटीन्स को दोस्तों सम्मिलित किया गया है। और संयुग्मित प्रोटीन जो है कंजुगेटेड प्रोटीन है, न्यूक्लियोप्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन या लाइपोप्रोटीन या हीमोप्रोटीन और फास्फोप्रोटीन को दोस्तों सम्मिलित किया गया है। उसके बाद मैंने बात की व्युत्पन्न प्रोटीन की, तो प्रोटियोजेस या पेप्टोन्स तथा पॉलीपेप्टाइड्स इनको इसके अंतर्गत रखा गया है। इस तरह से हमने 2 भागों को जाना और पढ़ा कि इस प्रकार से क्या किया गया है, इनका वर्गीकरण किया गया है। तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये वर्गीकरण प्रोटीन्स का, ये विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स बांटे गए हैं इनके आधार पर। जो पहला मैंने बताया त्रिविम आकृति के आधार पर रखा गया है। फिर इन्हें मैंने कहा 2 भागों में क्या किया गया? बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले कौन सी आपकी रेशेदार प्रोटीन है जो विभिन्न प्रकार की प्रोटीन्स है। फिर मैंने कहा गोलाकार प्रोटीन्स है जो विभिन्न प्रकार की हैं। फिर मैंने कहा सेकंड नंबर रासायनिक संयोजन के आधार पर। तो 3 भागों में दोस्तों बांटा गया। सबसे पहले सरल और उसके बाद संयुग्मित और उसके बाद व्युत्पन्न प्रोटीन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अब हम बात करने वाले हैं विशेष भूमिका या कार्य के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो विशेष कार्य या भूमिका के आधार पर दोस्तों 7 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 7 भागों में इनको वर्गीकृत किया गया है। अब 7 भागों में कौन कौन से भाग हैं कार्य के आधार पर और वो क्या कार्य करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो उसके बारे में देखते हैं कैसे 7 भागों में दोस्तों वर्गीकृत किया गया है। जो तीसरा पॉइंट आपका होगा वर्गीकरण के आधार पर, यहां पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं तीसरे नंबर पर। जो ये वर्गीकरण मैंने कहा 3 भागों में बांटा गया है, तो तीसरे नंबर पर मैंने कहा कि विशिष्ट कार्य या भूमिका के आधार पर विशेष कार्य यानी उसी को मैं कह सकता हूं भूमिका
के आधार पर। ठीक है भाई, अब इसके आधार पर कैसे बांटा गया है 7 भागों में, तो इसकी बात करते हैं हम सबसे पहले वर्गीकरण में। तो मैं यहां पर सीधा लिखता हूं 1 2 3 4 5, उसके अलावा 6 और यहां पर लिख देता हूं 7। यानी ये 7 भागों में डिवाइड किए गए हैं। 7 भागों में कैसे डिवाइड किए गए हैं, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कौन सी, संरचनात्मक प्रोटीन। कौन सी भाई, संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक प्रोटीन सबसे पहले। दूसरी आपकी आएगी एंजाइमेटिक, एंजाइमेटिक प्रोटीन, जो एंजाइम से संबंधित है और उपरोक्त संरचना से संबंधित है। उसके बाद गतिशीलता के आधार पर और विनियामक के आधार पर। तो किसके आधार पर, विनियामक प्रोटीन, विनियामक प्रोटीन। उसके बाद गतिशीलता, गतिशीलता के आधार पर अगर बात करें तो गतिशील प्रोटीन कौन कौन से हैं उनकी बात करेंगे। और उसके बाद 5वें नंबर पर जब हम बात करते हैं तो परिवहन प्रोटीन। परिवहन प्रोटीन का मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, तो यहां पर हम बात करेंगे किसकी, परिवहन, परिवहन प्रोटीन। कौन सी भाई, परिवहन प्रोटीन। उसके बाद आपका आ जाएगा रक्षा प्रोटीन, आ जाएगा आपका कौन सा आ जाएगा, रक्षा प्रोटीन को सम्मिलित किया गया है। कौन सा आपका, रक्षा प्रोटीन, रक्षा प्रोटीन। ठीक है, इम्यूनिटी वाले प्रोटीन जो है। और उसके बाद शेष जो आपके आ गए हैं वो कौन से आएंगे, तो ये जितने भी आपके हैं मीन्स जाइंस, मक्का इत्यादि, इन प्रोटीन्स को क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है इसके अंतर्गत। तो यहां पर ध्यान दें, सबसे पहले एंजाइम या एंजाइमेटिक, तो 7 भाग बांटे गए हैं, संरचनात्मक प्रोटीन, एंजाइमेटिक प्रोटीन, विनियामक प्रोटीन और गतिशीलता के आधार पर प्रोटीन, रक्षा प्रोटीन और इंटरफेरॉन के अंतर्गत इनको रखा गया जाइंस को। कैसे, तो ये ध्यान देना है सबसे पहले रचनात्मक प्रोटीन पे। उपरोक्त आपने पढ़ा है कौन कौन सी, अल्फा, बीटा कैरोटीन, कोलेजन, इलास्टिन आदि को सम्मिलित किया गया है। किसमें, इसमें अल्फा कॉमा बीटा कैरोटीन, कैरोटीन्स, कैरोटीन्स, अल्फा बीटा कैरोटीन्स। उसके अलावा इलास्टिन और कोलेजन, इलास्टिन कॉमा कोलेजन आदि को क्या किया गया है, संरचनात्मक प्रोटीन माना गया है, जो हमारे संरचना में कार्य करते हैं, शरीर की संरचनात्मक प्रक्रिया में कार्य करते हैं। और एंजाइमेटिक प्रोटीन की बात करें अगर, तो सभी एंजाइम प्रोटीन इसके अंतर्गत आते हैं। मींस यहां पर सभी एंजाइम प्रोटीन, सभी एंजाइम प्रोटीन इसके अंतर्गत क्या किए गए हैं, रखे गए हैं। विनियामक में आपका इंसुलिन, ग्लूकागॉन, वृद्धि हार्मोन्स इत्यादि को सम्मिलित किया गया। थायरॉक्सिन को भी सम्मिलित किया गया है, जो एक प्रकार का हार्मोन्स है। तो कहने का मतलब इंसुलिन, क्योंकि विनियामक यानी हार्मोन्स से संबंधित है। कौन कौन से हार्मोनल प्रोटीन है उनकी हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर लिखेंगे हम इंसुलिन, इंसुलिन। उसके अलावा ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन और ग्लूकागॉन के अतिरिक्त आपका आ जाएगा क्या, वृद्धि हार्मोन्स और थायरॉक्सिन। कौन सा, वृद्धि हार्मोन और उसके अलावा थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन।
थायरॉक्सिन आदि को क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है। उसके अलावा विनियामक की अगर हम बात कर चुके हैं तो अब हम बात करते हैं गतिशीलता के आधार पर एक्टिन और मायोसिन। किसको, एक्टिन कॉमा मायोसिन, इनको रखा गया है, एक्टिन और मायोसिन को। परिवहन के आधार पर अगर हम बात करें तो हीमोग्लोबिन, सीरम एल्बुमिन, किसको रखा गया है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। उसके अलावा सीरम, किसको रखा गया भाई, सीरम एल्बुमिन, एल्बुमिन को रखा गया है। उसके अतिरिक्त रक्षा प्रोटीन की जब हम बात करते हैं तो लिम्फोसाइट्स, इंटरल्यूकिन 2 और इंटरफेरॉन और थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। तो किसको किसको, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन, इंटरफेरॉन, किसको, इंटरफेरॉन, तथा उसके अलावा थ्रोम्बिन और लिम्फोसाइट्स, थ्रोम्बिन बिन कॉमा लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट्स आदि। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका इंटरल्यूकिन 2 भी इसके अंतर्गत आता है। और उसके अलावा जो 7वां पॉइंट आपका है उसमें ऐसी प्रोटीन्स को सम्मिलित किया गया है जो हमें खाद्यान्न फसलों, दलहनी फसलों आदि से प्राप्त होता है। जैसे इसमें सीधा हम बात करते हैं यहां पर कि जैसे जाइंस, जाइंस किससे, मक्का, जाइंस मक्का से। ग्लूटिन या मैं बात करूं ग्लूटेलिन, उसी को बोलते हैं, चाहे तो ग्लूटिन लिख दो या ग्लूटेलिन लिख दो। किसमें प्राप्त होती है, गेहूं, गेहूं प्लस उसके अलावा चावल में, गेहूं प्लस चावल में। उसके अलावा फैसियोलिन मटर में, किसमें, फैसियोलिन, किसमें भाई, मटर में प्राप्त होती है। और फैसियोलिन के अलावा केसीन दूध में, केसीन कहां पर, दूध में। अब यहां पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी दोस्तों। मैंने सबसे पहले आपको बताया विशेष कार्य भूमिका के आधार पर दोस्तों कितने 7 भागों में बांटा गया। संरचनात्मक प्रोटीन, अल्फा, बीटा, केराटिन, इलास्टिन, कोलेजन। तो ये क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल है, संरचना में भाग लेते हैं, अर्थात जब संरचना स्ट्रक्चर का निर्माण होता है उसमें भाग लेते हैं। जैसा आपको सबको ज्ञात है कि हमारे शरीर में जैसे बीटा केराटिन, अगर केराटिन की बात करें तो हमारे त्वचा, बाल इत्यादि में इनकी उपस्थिति पाई जाती है, अर्थात ये बाह्य कंकाल त्वचा का निर्माण करने का कार्य करते हैं। गोलाकार प्रोटीन के बाद हम जब यहाँ पर एंजाइमेटिक की बात करते हैं तो सभी एंजाइम जो जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं उनमें पाए जाने वाले ये प्रोटीन एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। उसके अलावा विनियामक प्रोटीन्स, इंसुलिन, इंसुलिन यानी मधुमेह, यानी सबको पता है हार्मोन्स लैंगरहैंस की दीपिकाओं से स्रावित होता है। तो कहने का मतलब इंसुलिन नामक हार्मोन्स की अनियमितता से मधुमेह नामक क्या हो जाता है, डिजीज हो जाता है। और थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं कि जो कृत्रिम हार्मोन्स बनाया गया उसका नाम है ह्यूमिलिन, जो मधुमेह का उपचार करता है, जबकि इसके पहले गाय और सुअर और चूहों के प्रयोग से हार्मोन्स को प्राप्त किया गया था। जो गाय से प्राप्त हुआ था उसका नाम था बोविन और जो सुअर से प्राप्त किया गया उसको पोर्किन कहा गया। लेकिन उनके साइड इफेक्ट थे तो बाद में कृत्रिम रूप से ह्यूमिलिन बनाया गया जो इसकी जगह क्या करता है दोस्तों, मधुमेह का नियंत्रण करने का कार्य करता है। ग्लूकागॉन भी इससे संबंधित है। वृद्धि हार्मोन्स सभी को पता है कि वृद्धिकारक हार्मोन्स के रूप में कार्य करता है। थायराइड यानी थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स स्रावित होता है। गले में गलगंड या घेघा नामक रोग इसी की अनियमितता के कारण से हो जाता है। गतिशीलता एक्टिन मायोसिन अर्थात मांसपेशियों में पाई जाती है, मांसपेशियों का निर्माण करने का कार्य करती है दोस्तों। जैसे हम जानते हैं हमारा शरीर मांसपेशियों के संगठन से बना है और मैंने आपको बताया था कि पेशियां 3 प्रकार की हैं, हृदय पेशी, रेखित पेशी, आरेखित पेशी। उन्हीं को ऐच्छिक
अनैच्छिक पेशी या कार्डियक मसल्स के रूप में कहा जाता है, जो हृदय पेशियां पाई जाती हैं। और ये क्या करती हैं, तो जो हमारे शरीर में गति और संचलन की क्रिया होती है वो मांसपेशियों के माध्यम से ही होती है। लेकिन अंतर क्या है, यहाँ पर हाथ पैरों में इत्यादि में ऐच्छिक पेशियां पाई जाती हैं मांसपेशियां, और जैसे श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र आदि में जो मांसपेशियां पाई जाती हैं वो अनैच्छिक होती हैं। और हृदय पेशियां जो हैं ये बिना रुके हुए निरंतर कार्य करने वाली मांसपेशियां होती हैं। परिवहन प्रोटीन में सीरम, एल्बुमिन, और ये सबसे फेमस है कौन सी, हीमोग्लोबिन अर्थात हीमोग्लोबिन जो है ये क्या है, यानी एक प्रकार का वर्णक है जिसके कारण हमारा रक्त लाल दिखाई देता है। और इसी के साथ ऑक्सीजन का क्या होता है दोस्तों, संयोजन होता है, उच्च बंधुता धारण करती है ऑक्सीजन और पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य करता है। अर्थात रक्त के साथ उसका शरीर की प्रत्येक सेल या प्रत्येक कोशिका में परिवहन होता है। रक्षा प्रोटीन, इम्यूनिटी यानी फाइब्रिनोजन, अभी मैंने बताया कि फाइब्रिन क्या होता है, रेशे धागे के रूप में परिवर्तित होता है, रक्त स्राव को बंद करने का कार्य करता है। इंटरफेरॉन, थ्रोम्बिन, लिम्फोसाइट्स आदि हमारे रक्षा प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। और अगर इनकी मैं बात करूं तो ये सीधा मैं यहां लिख देता हूं, यानी मीन्स पोषण। अब जो पोषण क्या है, तो मैं कह दूं अनाज या खाद्यान्न फसलें लेते हैं उनसे प्राप्त होने वाली। तो जाइंस मक्का, जिसका वैज्ञानिक नाम है जिया मेस, मक्का का वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों जिया मेस। और ग्लूटिन, गेहूं का वैज्ञानिक नाम है टिट्रिकम एस्टिवम। उसके अलावा चावल, ओराइजा सैटाइवा चावल का वैज्ञानिक नाम है। और मटर की अगर हम बात करें तो मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइसम सैटाइवम, जिसको प्रत्येक विद्यार्थी जानता होगा क्योंकि मेंडलिज्म पढ़ते हैं बायो के विद्यार्थी मेंडल के बारे में, और मेंडल ने इसी पौधे का चयन किया था अपने प्रयोग के लिए, किसका, पाइसम सैटाइवम, उद्यान मटर, मीठी मटर का प्रयोग किया था। तो जाइंस यानी मक्का में प्रोटीन है एक प्रकार की, ग्लूटिन गेहूं चावल में। और एक बात बता दूं दोस्तों, जो ग्लूटिन प्रोटीन है इसी के कारण तो रोटियां बनाते समय फूलती हैं, और उसके अलावा गेहूं चावल में उपस्थिति पाई जाती है। फैसियोलिन मटर में जो फैबेसी कुल का है, बाकी यहाँ ये जितनी फसलें लिखी हुई हैं ये सब किसकी है भाई, आपकी पोएसी या ग्रेमिनी कुल की है। किसकी है, पोएसी या उसी को कह दें ग्रेमिनी या घास कुल। और ये आपका किसका है, फैबेसी या लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत आने वाला प्लांट्स है। और एक चीज नोट करें, विशेष बात, दूध में केसीन प्रोटीन पाई जाती है, बिल्कुल राइट बात है। दूध का जो रंग सफेद दिखाई देता है वो केसीन प्रोटीन की उपलब्धता के कारण ही सफेद दिखाई देता है। जबकि आपने देखा होगा गाय का दूध पीलापन लिए हुए होता है क्योंकि उसमें कैरोटीन की उपलब्धता या उपस्थिति पाई जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये वर्गीकरण, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और अगला पार्ट लेकर के आऊंगा कुछ रोचक तथ्यात्मक जानकारी और प्रोटीन से संबंधित। तब तक के लिए सभी से विदा, नमस्कार, धन्यवाद।